नमस्कार, मैं गणपत पूनिया, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात कर रहे हैं आने वाली 2025 द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हमारे सितंबर के अंतर्गत आयोजित होने जा रही है, जिसके पुराने प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के जो हमारे 40 नंबर का इंपोर्टेंस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस शिक्षा मनोविज्ञान के जो पुराने प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आगे आने वाले एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, और आपकी तैयारी शिक्षा मनोविज्ञान में कैसी है, पुराने प्रश्न पत्र देखना अनिवार्य है कि उससे हमारी एक तो हमारी तैयारी का आकलन पता चल जाएगी, भाई हमारी तैयारी का लेवल क्या है, साथ ही साथ प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, हमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जा रही हैं, पिछले 8-10 पेपर हम देख के एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत परिभाषा सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। ठीक इसी कारण आज का जो हमारा 2019 संस्कृत डिपार्टमेंट का जो हमारा पेपर हुआ था, चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हो, चाहे वो आरपीएससी का पेपर हो, ठीक है ना, किसी भी डिपार्टमेंट के जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस दोनों का सेम है, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव है नहीं, क्वेश्चन सेम बनते हैं, किसी भी प्रकार का नो डाउट कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो बिना वक्त गए आज हम शुरू करें 2019 संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर आया है, ठीक है ना, उसका हम एनालाइज करेंगे कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, जो हमने पिछली थ्योरी क्लास पढ़ी थी उसमें से कितने क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं वो भी आप देख लेना कि सर की साइकोलॉजी किस लेवल तक पढ़ाई गई है या हमें समझाई गई है। तो लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक जरूर बन रहे, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें। तो आज का हमारा जो सेशन है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रथम पेपर है 2019 का शिक्षा मनोविज्ञान के, उसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। पहला आपके सामने ये क्वेश्चन, आपके सामने पहला क्वेश्चन कि किसने लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन है बी वाटसन, फ्रांसिस गाल्टेन, विलियम वुंट और जेम्स ड्रोवर। क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने कि भाई क्या लगता है आपको कि यदि आपने साइकोलॉजी यदि शुरुआत से यदि आपने सही ढंग से पढ़ी है, ठीक है, तो आप इस चीज का सबसे, क्योंकि बात साइकोलॉजी की कर रहे हैं और साइकोलॉजी की पहली जो प्रयोगशाला स्थापित है वो किसने की थी, तो आपके ऑप्शन के अंतर्गत हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की जो लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी के अंतर्गत मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई है, और ये स्थापित कब हुई है इस चीज का भी आप ध्यान में रखें, 1879 ईस्वी के अंतर्गत। इस चीज को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें, कभी आपको ये जगह ना पूछ लिया जाए कि विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब स्थापित की थी, तो वो है अब 1879 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। यानी एक परिभाषा पूछी गई है आपसे, यही पहले चैप्टर के अंतर्गत ही परिभाषा दे रखी है। इसमें क्या कहा गया है कि किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षण और अधिगम दोनों कार्य करवाए जाते हैं या उसका संबंध दोनों से है। तो ये किसने कहा है, ऑप्शन आपके सामने, बीएफ स्किनर, जेम्स ड्रोवर, ईएल थॉर्नडाइक या फिर क्रो एंड क्रो। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आप रीड करके कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन हमारा बीएफ स्किनर हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि बीएफ स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शिक्षण और अधिगम से सीधा संबंधित है।
फिर हमारा क्वेश्चन संख्या 30, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से, थोड़ा टाइप में या देख लेना आप, ठीक है ना, से, ठीक है, मिस हो गया कोई बात नहीं, भूल हो जाती है, इंसानों से ही होती है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है। यानी कौन सा मनोविज्ञान आपके सामने है जो प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? आप फटाफट से ऑप्शन दे उत्तर देखो। सबसे पहला हमारा विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जेम्स आर एंजिल, ई.बी. टीचनर। यानी प्रकार्यवाद से संबंधित कौन कौन नहीं है? तो प्रकार्यवाद मैंने आपको पढ़ाया था, प्रकार्यवाद के अंदर जेम्स आ रहा है, डीवी आ रहा है, एंजिल आ रहा है, तो आपका ये टीचनर नहीं आ रहा है, तो ये टीचनर प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे सामने वेरी इंपोर्टेंट करके ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो शिक्षा शैक्षिक अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन है हमारा, ये थर्ड टॉपिक है हमारा, ठीक है ना, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास की कौन सी अवस्था नार्सिज्म यानी स्व प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है। यानी स्वयं अपने आप से प्रेम की भावना अत्यंत प्रबल होता है, उसमें सबसे पहले आ है शैशव अवस्था में होता है, या बाल्यावस्था में होता है, या आरंभिक वयस्क अवस्था में होता है, या उत्तर किशोरावस्था में होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इसका उत्तर दें। यानी स्व प्रेम की भावना किस अवस्था में सबसे ज्यादा जागृत होती है? तो जल्दी से, तो स्व प्रेम की भावना सबसे ज्यादा अत्यंत प्रबल अवस्था में होती है, वो है शैशव अवस्था। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन हमारा अगला कि किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा था? यह परिभाषा पूछी गई है। किशोरावस्था, किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो वो है हमारे रॉस, पहला ऑप्शन, वैलेंटाइन दूसरा ऑप्शन, स्टेन हॉल, और चौथा ऑप्शन है बिगी एंड हंट। तो आपके सामने ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा गया है, क्योंकि इस किशोरावस्था के अंदर हमने देखा होगा, जैसे हमने 12th पास की, ठीक है, 12th पास करने के बाद हम जैसे ही कॉलेज के अंदर जाते हैं, तो हमारा जो 12th तक जो पढ़ने का तरीका था, जो हमारा अनुशासन था, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कॉलेज लेवल में जाने के बाद उसमें बदलाव आ जाता है। क्योंकि स्कूल प्रशासन, स्कूल शिक्षा में हमारे ऊपर कुछ पाबंदियां होती थी, ठीक है, टाइम पीरियड होता था। कॉलेज में आपने क्लास ली या नहीं ली कोई बात नहीं, ठीक है ना, कॉलेज में आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा हो जाता है, ठीक है, और उसमें फिर आप चाहते हो कि मैं, हाँ ये मैं काम करूं, लेकिन घर वाले कहते हैं कि नहीं करना है, ठीक है ना, तो वो एक तूफान और संघर्ष या तनाव की अवस्था कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। और जो किशोरावस्था में आदमी यदि सही लाइन पे चल गया, वो अपनी जिंदगी में कभी भटक नहीं सकता, ये इस चीज की पूरी गारंटी है। किशोरावस्था में जिसके पांव डगमगाए, वो जिंदगी भर पांव डगमगाते हुए ही चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये किशोरावस्था एक ऐसा एक सर्कल आपके सामने खड़ा होता है, जैसे आपके सामने ये सर्कल है, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हो, ठीक है ना, अब इसकी चारों तरफ से रोड दिशाएं निकल रही हैं, अब आपको जाना किस दिशा के अंतर्गत है, वो आप अपने स्वयं विवेक, अपनी फैमिली, अपने गार्जियन, या जैसी आपकी संगत होगी वैसा आप उसके अकॉर्डिंग उस दिशा के अंतर्गत आप चले जाओगे। तो किशोरावस्था तक बालकों पर यदि विशेष रूप से माता पिता का ध्यान रहे, तो फिर उनके ऊपर ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको फिर अच्छा बुरा की समझ आ जाती है, उनको अपना खुद का दिख जाता है कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना है। और इस अवस्था में मान लीजिए माता पिता ने ध्यान नहीं दिया और बच्चे भटक गए, आज हम देखते हैं ना 18-19 साल के या 20 साल के बच्चे असामाजिक तत्व, कुछ गलत गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, जैसे नशा है, चोरी है, लूटपाट है, ठीक है ना, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर लिप्त हो जाते हैं। फिर घर वाले कहते हैं कि अब इसका क्या होगा, तो सबसे पहले आप उस
अवस्थाओं को देखकर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे बच्चे का उठ बैठ किसके साथ में, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनकी शिक्षा जो कक्षा के अंदर माहौल है वो कैसा है, वो सारी चीज़ें माता पिता को ध्यान में रखें तो शायद ही ऐसी घटनाएं घटनी बंद हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा का नहीं है? यानी गिलफोर्ड ने जो बुद्धि संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया गया था उसके अंदर इन चारों में से कौन सा एक शब्द है जो वो नहीं दिया है? इसमें सबसे पहला है आकृति, संज्ञान, सांकेतिक एवं शाब्दिक। तो हमारा संज्ञान है जो गिलफोर्ड के जो संरचना मॉडल के अंतर्गत नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा संज्ञान। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? यानी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन हमारे विचारों का विलोम्यता, संरक्षण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग, और चौथा है संकेतात्मक कार्यों का प्रदर्शन नहीं प्रादुर्भाव। ठीक है, इसके अंदर कौन सी अवस्था की विशेषता नहीं है वो आप जल्दी से बताएं। देखो निम्नलिखित में से जीन पियाजे द्वारा है, आप इस चीज को ध्यान रखें, जीन पियाजे द्वारा जो मृत संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता बताई है उसके अंतर्गत विचारों की विलोम्यता ये दे रखा है, संरक्षण दे रखा है, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्यय का उपयोग दे रखा है, लेकिन ये संकेतात्मक कार्य का प्रादुर्भाव यह नहीं दे रखा है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो हमें पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण निर्माण किसने दिया? यानी बालकों की जो हमारा बुद्धि का लेवल है, हमें कैसे पता चला कि फलाना व्यक्ति का बुद्धि लेवल इतना है? तो वो एक मापने का एक जरिया होता है, एक परीक्षण के माध्यम से उस पैमाने को तैयार किया जाता है। ठीक है, उस पैमाने को सबसे पहले परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो वो है ऑप्शन के अंदर जेएम कैटल, अल्फ्रेड बीने, स्टेनबर्ग और वेस्लर। तो हमारा सेकंड ऑप्शन अल्फ्रेड बीने ने जो बुद्धि परीक्षण दिया था वो सबसे पहले दिया था, और कब दिया था वो भी आपको बता देता हूँ। बीने ने 1908 के अंतर्गत अपना ये परीक्षण दिया था। ठीक है, ठीक है, 1908 के अंतर्गत बुद्धि परीक्षण का मापने का जो निर्माण किया था अल्फ्रेड बीने के द्वारा, वो 1908 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, इस क्वेश्चन को यदि आप सही ढंग से करते हो, पढ़ते हो ना, तो भी आप आंसर कर सकते हो। या किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत हो जाता है? यानी किशोरावस्था के अंत तक, यानी आप वयस्क अवस्था, वयस्क आपका 21 साल की आयु में आप वयस्क अवस्था मानी जाती है आपकी, तो उसके अंत तक यानी आप 20 साल मान के चलो, 20 साल के अंत तक आपके जो मांसपेशियों का भार है वो कुल भार का कितना प्रतिशत हो जाता है? आपकी मांसपेशियां वो कुल शरीर के कितने प्रतिशत हो जाती है? तो ऑप्शन हमारा 33%, 45%, 40% और 21%। तो मुझे कहीं ना कहीं इसका लग रहा है कि भाई 45% ऑप्शन आपका ये किशोरावस्था के अंत तक आपकी मांसपेशियों का भार 45, शरीर के भार के 45%, मान लीजिए आपका 100 kg का भार है, वजन है आपका, शरीर का वजन है, तो 45 किलो उसके अंतर्गत मांसपेशियों का योगदान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेचमार द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? यानी क्रेचमार ने व्यक्तित्व का अलग बताया, व्यक्तित्व का निर्माण का बताया था अलग अलग, इन्होंने सिद्धांत दिया। क्रेचमार ने दिया था, हमारे
भारतीय विद्वानों के द्वारा दिया गया है, शेल्डन के द्वारा गया है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रकार से शरीर के व्यक्तित्व की तुलना की गई है कि भाई कैसा होना चाहिए, व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। तो ये पूछा गया है कि क्रेचमार के द्वारा जो शरीर का वर्गीकरण किया गया था, ठीक है ना, शरीर रचना सिद्धांत का वर्गीकरण किया था, उसमें एक प्रकार कौन सा है? तो गोलाकृति, आयताकृति, दुर्बल और लंबाकृति। देखो गोलाकृति और आयताकृति और तीसरा आपका लंबाकृति। ये तीनों के तीनों शेल्डन के द्वारा दिया गया है। शेल्डन का वर्गीकरण दिया गया है, उसके अंतर्गत ये तीनों बताए गए हैं, ठीक है, शेल्डन के द्वारा। तो पीछे बचा हमारा दुर्बल, तो ये दुर्बल इसका क्रेचमार का है। गोलाकृति का मतलब क्या है कि शरीर उसका हष्टपुष्ट हो, ऐसे गोल मटोल खुश मिजाज जैसे वाला आदमी हो, ठीक है। आयताकार लंबा तगड़ा शरीर हो, और लंबा का मतलब दुबला पतला लंबा, जो आदमी दुबला होता है वो अक्सर लंबा होता है, ठीक है ना। वो हम व्यक्तित्व तो पढ़ेंगे तब पूरी चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रखा है, बेलोक ने ये चीज ध्यान रखना, कौन मनोवैज्ञानिक बेलोक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा। यानी बेलोक ने जो व्यक्तित्व मापने के लिए जो इन्होंने प्रशिक्षण तैयार किया था, उसके लिए बालकों की आयु क्या रखी थी? तो 0 से 5 वर्ष की है, या 2 से 5 वर्ष की, या 3 से 10 वर्ष की है, या 5 से 10 वर्ष। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा कि 3 से 10 वर्ष की आयु इन्होंने रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? यदि हमने अधिगम चैप्टर में आपको सही ढंग से पढ़ाया और आपने सही ढंग से पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, मैं नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मैंने अधिगम की थ्योरी पूरी क्लास मैंने पढ़ा रखी है, यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, ठीक है ना। और यदि मान लो कोई नया है बंदा, तो वो जाके वो क्लास हमारी प्ले लिस्ट जाके देख सकता है, ठीक है। अधिगम कोई परिणाम ना होकर एक प्रक्रिया है। विशेषता, अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होती है, और मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। यानी इसके अंतर्गत अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है। अब चलते हैं बिंदु के ऊपर, वापस हम ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। अधिगम कोई परिणाम ना होकर एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यदि आप जीवन में कहीं भी चल रहे हो तो आप अधिगम कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहे हो, ठीक है। तो ये विशेषता है, लेकिन यहाँ पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये तो एक विशेषता हो गई। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है, यानी जब तक आपका उद्देश्य नहीं होता है किसी चीज को सीखने का, तब तक आपका अधिगम नहीं होता है। ये चीज मैंने आपको काफी बार बता चुका हूँ। यानी आपका उद्देश्य है द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का, तो ही आप उसकी तैयारी करोगे, अन्यथा आप तैयारी नहीं करोगे। यानी उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव पर आधारित होता है। बिल्कुल, अधिगम जो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर ही सीखा जाता है, ठीक है। चौथा है मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी अधिगम की विशेषता नहीं है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है? जैसा कि मैकडॉगल ने उल्लेख किया था। यदि आपने मैकडॉगल का पढ़ा, यदि आपने जो संवेग और मूल प्रवृत्ति, यानी आपकी मूल प्रवृत्ति के हिसाब से कैसा संवेग होगा, तो उसके हिसाब से कौन सा सुमिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है युयुत्सा, या इसके सामने संवेग आपका व्यय होगा। निवृत्ति घृणा, संतान कामना तो वात्सल्य, शरणागति तो करुणा।
इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो सही मैच नहीं है हमारा, वो कौन सा है? तो वो हमारा युयुत्सना, ये वाला मैच नहीं है, क्योंकि यदि आप वे होगा तो आप वहां से क्या करोगे? पलायन। ठीक है ना, आपको किसी चीज का डर है तो आप वहां नहीं रुकोगे। रात को 12 बजे यदि आप किसी नीम या किसी ऐसे घने बरगद या पेड़ के नीचे खड़े हो और वहां आपसे कुछ ना कुछ कोई ना ऐसी इस प्रकार की आवाज आए जिससे आपको डर लग रहा है, तो आप वहां खड़े रहोगे क्या? नहीं सर, हम तो ऐसे वहां से भागेंगे कि पीछे भी नहीं देखेंगे। ठीक है ना, तो जहां आपको भय लगता है वहां आप उस चीज से पलायन कर लेते हो। ठीक है ना, तो ये हमारा सही सेट नहीं है। बाकी निवृत्ति गणना है, संतान कामना वात्सल्य है, शरणागति के अंतर्गत करुणा आ जाती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। सीखने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। अब इसका यदि आप सही ढंग से जवाब दो तो मैं मानता हूं कि भाई वास्तव में आपने चीज का ढंग से जवाब दिया है। देखो, फोन साइलेंट कर दो यार। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। अधिगम की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया यंत्रवाद, इस चीज को ध्यान में रखें, होती है। अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है और सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। यानी इसके अंतर्गत जो प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया कौन सी निर्धारित नहीं है, तो देखो संज्ञानात्मक होती है, ये तो बिल्कुल है। यंत्रवाद ये हमारी ये नहीं होगी, तो इसका पूछा गया है कि कौन सी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी लगभग स्थायी होती हैं और सूझ के लिए समस्या परिस्थिति होना आवश्यक माना गया है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन हमारा अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, जो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? यानी जन्मजात अभिप्रेरक नहीं पूछा गया है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। जैसे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, जन्मजात अभिप्रेरक, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ो और ठोक के आ जाओगे जन्मजात ये है, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। तो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है तो कौन सा है? भूख, प्यास, आकांक्षा और निद्रा। इसके अंतर्गत ये हमारा आकांक्षा है, ये जन्मजात नहीं है, बाकी सारे के सारे जन्मजात है। भूख आपको जन्मजात लग रही है, प्यास भी जन्मजात है, नींद भी आपकी जन्मजात है, लेकिन आकांक्षा आप जैसे जैसे बड़े होंगे उसके हिसाब से आपकी आकांक्षाएं बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब आपके सामने इस प्रकार से साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन बनने की संभावना काफी रहती है कि एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो इसी अधिगम, यानी मैंने आपको पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज, यानी एक घर, बहुत सारे घर। ठीक है ना, लेकिन आपने क्या, विद्यार्थियों ने माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। ये उदाहरण किस प्रकार के अधिगम का, स्थानांतरण का उदाहरण है? यानी उस चीज को आपने सीखा है लेकिन वो आपके काम नहीं आई। यदि आपने पहला कुछ सीखा और वह चीज आपके काम आ रही है तो वो आपका धनात्मक होगा। और आपने पहले कोई चीज सीखी है लेकिन वो आपके काम नहीं है, लेकिन आपको परेशानी कर रही है, तो वो आपका ऋणात्मक होगा। और जो आपने चीज पहले सीखी है वो आपके ना तो काम आ रही है, ना ही आपके सामने परेशानी खड़ी कर रही है, तो वो शून्य स्थानांतरण होगा। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा ऋणात्मक स्थानांतरण। यानी पहले जो चीज सीखी है वो आपको परेशान कर रही है, इसलिए आपने माउस का माउसेज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन इस प्रकार का कि जब एक कर्मचारी अपने अधिकारियों पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी या बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? यानी एक आप स्कूल के अंतर्गत पढ़ाने जाओगे, आपको प्रिंसिपल ने कुछ बोल दिया, लेकिन आप प्रिंसिपल के सामने नहीं बोल सकते या किसी अधिकारी के सामने नहीं बोल सकते, लेकिन आप उनका गुस्सा अपने परिवार और अपने बच्चों पर निकाल रहे हो, तो वो किस प्रकार की रक्षा युक्ति दिखेगी? तो ऑप्शन है हमारा दमन, औचित्य स्थापना, तदात्मीकरण या विस्थापन। बताइए जल्दी से कमेंट करके। विस्थापन होगा यार दोस्तों, क्योंकि आपने किसी जगह का गुस्सा किसी और पे निकाला आपने, क्या होगा आपका? विस्थापन वाला। ठीक है, मेरी राइटिंग पे मत जाना। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज पे आप फोकस करना।
बाकी राइटिंग मेरी आप सबसे बहुत अच्छी है मेरी, ठीक है, लेकिन मैं ये लिखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कहीं नज़र ना लग जाए। ये क्या हो गया भाई? हाँ चलो, निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यानी आपका जो क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत है उससे संबंधित नहीं है। ढलाना, विलोपन, उत्तेजना सॉरी उत्तेजना, उत्तेजन और स्वतंत्र पुनर्लाभ। तो इसके आपके अंदर ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने एक और बड़ा तगड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने कि स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धिलब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों को बुद्धिलब्धि प्रसार क्या होता है? यानी स्टैनफोर्ड बिने के द्वारा जो परीक्षण तैयार किया गया था उसके अंतर्गत कहा गया है कि जो सामान्य मंदित बालकों की बुद्धिलब्धि है उनका स्तर क्या होता है। तो उस स्तर का उन्होंने अलग अलग चरण बताए थे। उसके अंतर्गत 35 से 40 से 50 से 55 तक का जो स्तर है, जो प्रसार है, वो मंद या सामान्य मंदित बालक है। इसके अंतर्गत सामान्य मंदित बालक, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने देख लिया। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है अभिव्यक्ति की, जिस चीज को आप ध्यान में रखें। अभिव्यक्ति के बारे में पूछा गया है कि अभिव्यक्ति जन्मजात होती है, अभिव्यक्ति स्थायी नहीं होती है, ये परिवर्तनीय होती है, अभिव्यक्ति हमारे व्यवहारों और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, अभिव्यक्ति हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि की प्रति प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो इसके अंदर पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो अभिव्यक्ति हमारी जन्मजात कभी नहीं होती है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी स्थायी नहीं होती, अभिव्यक्ति परिवर्तन होती रहती है, अभिव्यक्ति हमारे व्यवहार और क्रियाकलापों को भी प्रभावित करती है, ठीक है, और अभिव्यक्ति हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित करती रहती है। तो हमारा ऑप्शन एक राइट हो जाएगा, क्योंकि अभिव्यक्ति कभी जन्मजात नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा यही समाप्त होता है। ये 2019 संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर है वो 17 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था, उसका पेपर का आपके सामने विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाया है। ठीक है ना, आप इस पेपर को जरूर देखना, क्योंकि जो ओल्ड इज गोल्ड, पुराने प्रश्न पत्र में से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने और रहते हैं। तो आप समय निकालकर इस क्लास को जरूर देखें, और यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो आपका दिल करे वो ठोकते जाइए। ठीक है ना, हम आपके लिए तैयार हैं। बस बैक टू बैक क्लासें आप शुरू करेंगे, साइकोलॉजी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और नई भर्ती आई है तो नई भर्ती में भी अपना धमाका ऐसा ही चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।